नमस्कार, मेरा नाम ममता शर्मा और स्वागत है आपका इस मंच पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनएसओ ने पिछले हफ्ते चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े पेश किए। आंकड़े चौंकाने वाले थे। हमारी जीडीपी ने कहीं ज़्यादा गोता लगाया। विश्लेषकों का अनुमान था कि हमारी जीडीपी -15 टू -20 के बीच रहने वाली है, परंतु यहाँ हमारी जीडीपी ने -23.90% की गिरावट देखी गई, जो कि अप्रत्याशित थी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका अर्थ है देश में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य। हमारी जीडीपी हमारे देश में आर्थिक विकास व प्रगति का संकेत देती है। जीडीपी दर अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को नापने और सरकार के लिए भविष्य में नीतियां निर्धारण करने के काम में आती है। इतिहास में पहली बार हुआ है जो हमारी जीडीपी दर इतनी नीचे गई है और ये हमारे आर्थिक संकट के संकेत लगते हैं। जिस प्रकार सरकार इन मुद्दों की अनदेखी कर रही है और अपने नाकाफी इंतजाम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक हम -23.90 से 0 तक भी पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में हम इसी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मैं जानती हूं आप ये वीडियो पूरा देखने वाले हैं क्योंकि आप देश के प्रबुद्ध व प्रखर नागरिक हैं और आपको देश की अर्थव्यवस्था सरोकार है। ऐसे वीडियोस जिसमें सेलिब्रिटी क्या खाते हैं और अपने पर्स में क्या क्या सामान रखते हैं, ऐसे वीडियोस देखकर अपनी सोच व अपनी अभिव्यक्ति को कुंठित नहीं होने देंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति विशेष की आलोचक नहीं हूँ, वरन मैं नीतिगत आलोचक हूँ। मैं सरकार की उन नीतियों की आलोचना करती हूँ जिनके क्रियान्वयन में ही उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता था, परंतु सरकार ने उन नीतियों को क्रियान्वयन ही इतने गलत ढंग से किया कि वे गरीब व निम्न वर्ग पर भारी पड़ गई। 2016 में हमारी जीडीपी दर तेजी से कम हुई, 2018 में थोड़ा बढ़ी, फिर उसके बाद लगातार तेजी से कम होती गई। कारण नोटबंदी और जीएसटी। नोटबंदी नवंबर 2016 में जिन लक्ष्यों को लेकर की गई थी, आंकड़ों के मुताबिक वे सब धरे के धरे रह गए। काला धन, आतंकवाद, नकली नोट और नक्सलवाद पर चोट, ये सारी समस्याएं 10 की 10 मुंह खड़ी है। अभी तक देश नोटबंदी से भी उबर नहीं पाया था कि 2018 में सरकार ने जीएसटी लागू की। जीएसटी भी इसने गलत तरीके से लागू की, गलत ढंग से लागू की कि इससे हमारे कई उद्योग धंधे खत्म हो गए। जीएसटी से कॉस्ट प्राइस बढ़ गई। कॉस्ट प्राइस बढ़ने से सामान की बिक्री कम हुई, बिक्री कम होने से मांग घटी, मांग घटने से उत्पादन कम हुआ। और हम जानते हैं कि जब मांग, बिक्री और उत्पादन तीनों चीज़ कम होने लगता है तो हमारी अर्थव्यवस्था श्रिंक करने लगती है, मतलब अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगती है और इसका हमारी जीडीपी पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जीएसटी से मिलने वाला राजस्व अब केंद्र सरकार को जाने लगा, जिससे कि राज्यों की केंद्र पर निर्भरता बढ़ने लगी। जिस जीएसटी को अर्थव्यवस्था के लिए वरदान माना जा रहा था, वह जीएसटी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप बन के रह गई। जीएसटी की वजह से असंगठित क्षेत्र के कई उद्योग धंधे दम तोड़ने लगे। मैं यहाँ विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, पर जिम्मेदार एक्ट ऑफ गॉड कर करके अपनी जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ सकते। देश 2018 की मंदी से उबर भी नहीं पाया था कि अब देश के हर क्षेत्र में मंदी का दौर जारी है। निवेश -47.9%, निर्माण व व्यापार क्षेत्र -50.3%, खनन -23.5%, फाइनेंस -5.3%, होटल, ट्रांसपोर्ट और संचार -47% की गिरावट। हर जगह गिरावट 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 ही नज़र आ रही है और इन सब गिरावट की वजह है इतना लंबा और इतना सख्त लॉकडाउन। दुनिया के किसी भी देश में इतना लंबा और इतना सख्त लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। इतने बड़े देश को 4 घंटे की शॉर्ट नोटिस से बंद करने से पहले कितने घंटे विचार विमर्श किया गया था और इस विचार विमर्श में हमारे आर्थिक एक्सपर्ट और इस बीमारी से जुड़े हुए एक्सपर्ट को शामिल किया गया था, जो ये बता सकते कि अगर हम देश में इतना लंबा और इतना सख्त लॉकडाउन रखने वाले हैं तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। WHO ने कभी लॉकडाउन का सुझाव नहीं दिया और आज भी नहीं देता। लॉकडाउन के बाद भी देश में 50 लाख से ज़्यादा कोरोना पेशेंट देश में मौजूद हैं और हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जानें भी जा रही हैं और हमारे जहान भी लुट चुका है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो सरकार को सुझाव दे सकूं, पर मैं यहाँ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराजन का उल्लेख करना चाहूँगी। उन्होंने अपने एक लेख में सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, वो मैं यह बताना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि सरकार आने वाले दिनों के लिए संसाधन बचाना चाह रही है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को बचाने के प्रयास ही असफल साबित हो जाएंगे। उन्होंने एक मरीज का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक मरीज की तरह है और हमारे जो राहत पैकेज सरकार की तरफ से दिए जाएंगे वह उसके लिए एक दवा का काम करे। सरकार को राहत पैकेज बढ़ाने चाहिए जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। निर्यात की सरकार ने टैरिफ लगाया हुआ है। इस टैरिफ की वजह से हमारी लागत मूल्य बढ़ गई है, जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर compete नहीं कर पा रहे हैं और हमारा निर्यात लगातार कम होता जा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार को एक्सपर्ट की राय माननी चाहिए, उनके सुझाव लेने चाहिए, जिससे कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सकें और हमारे देश को दिवालिया देश होने से भी बचा सकें। आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख के भेजिए। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।